हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान के भाग, और यहाँ बात करेंगे बाबू हम संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। मतलब संविधान का, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में कुल कितने भाग थे, और वर्तमान में बाबू संविधान में कुल कितने भाग हैं। और 11th का यह एक अलग चैप्टर है जिसमें संविधान के कुछ प्रमुख भागों को संविधान के तहत पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें से क्वेश्चन 12th में 2-3 क्वेश्चन हर एक साल प्रतिवर्ष पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए बाबू हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वो टॉपिक है भारत का संविधान के भाग कौन कौन से हैं, और संविधान के इन प्रमुख भागों में वह कौन सा संविधान का भाग 12th के लिए ज़रूरी है और आफ्टर 12th एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बाबू आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अब आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड हो सर्कल हो, आपकी फ्रेंड का सर्कल जो उस सर्कल में उन लोग को भी फ़ायदे हो सकें। ठीक है बाबू, तो बात करते हैं आज का टॉपिक है संविधान का भाग। और देखते हैं भारत का जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी, क्या बाबू, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस समय बाबू संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में बटे हुए थे और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। ये क्वेश्चन बन चुका है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था पूर्णतः, तो 26 जनवरी 1950 को। और 2022 का बिहार का जो 12th का पेपर था, मेन पेपर 12th का बोर्ड का पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष गणतंत्र हुआ था। तो बाबू इसका आंसर होगा भारत निम्नलिखित में से 1950 में गणतंत्र हुआ था। और भारत प्रतिवर्ष 26 जनवरी को बाबू क्या मनाता है, गणतंत्र दिवस मनाता है। इस तरह से यहाँ से 3 क्वेश्चन पर कन्फर्म हो गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। और उस समय भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, पूछा हुआ है। 22 भाग थे, पूछा हुआ है। 8 अनुसूचियाँ थी, ये नहीं पूछा हुआ है। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। अब यहाँ बात करेंगे वर्तमान में वो कितने हैं, तो वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में लगभग बटे हुए हैं, जिनमें कुल 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। अब बाबू यहाँ बात करेंगे संविधान में के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो बाबू संविधान का पहला भाग इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना हुआ है। देख लेते हैं संविधान का पहला भाग क्या कहता है। आप यहाँ संविधान का पहला भाग अपने आप को लेकर चलना है, मतलब आपको अपने आप को मानना है कि मैं एक भारत हूँ और मेरे अंदर कुल कितने लोग शामिल हैं, अर्थात कुल कितने राज्य शामिल हैं, इसको लेकर चलना है। संविधान का भाग 1 कहता है मैं भारत राज्यों का संघ हूँ। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, भारत राज्यों का संघ है, इस बात का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 1 में किया गया है। क्वेश्चन बन चुका है कि भारत राज्यों का क्या, राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन और संघ का मीनिंग होता है यूनियन ऑफ द स्टेट है। और बाबू इस बात की चर्चा संविधान के भाग 1 में की गई है। और मेरा वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 में किया गया है। सुन लीजिए, ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि राज्यों का संघ का उल्लेख संविधान के भाग 1 का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया बाबू, तो अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक में किया गया है। 1 से लगाकर 4 तक पढ़िएगा तो उसमें आप संविधान का भाग 1 पढ़िएगा और भारत के राज्यों का संघ के बारे में विस्तारित तौर पे उसमें बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पहला ही बना हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, इस बात का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 1 में किया गया है। और इसमें और क्या कहा गया है, क्यों हमारा भारत बाबू, क्यों हमारा भारत क्या है, UNION यूनियन है, न कि फेडरेशन है, FEDERATION, न कि फेडरेशन है। क्योंकि बाबू संघ का 2 मीनिंग होता है, जैसे जाना का गो होता है वैसे ही संघ का 2 मीनिंग होता है, यूनियन ऑफ फेडरेशन। और बाबू हमारा भारत यूनियन ऑफ द स्टेट है, राज्यों का संघ है लेकिन यूनियन के तौर पे है, न कि फेडरेशन के तौर पे है। कैसे, तो कह रहा है मेरे राज्य को मुझसे अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब ये जो भारत है, जो ये राज्यों का संघ है, ये जो संघ बना हुआ है, इस संघ से राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं यूनियन ऑफ द स्टेट हूँ, ना कि अमेरिका की तरफ फेडरेशन ऑफ द स्टेट हूँ, क्योंकि अमेरिका में राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार है। समझ गए मेरी बात, आगे बात समझ में। क्योंकि मैं एक बात, मतलब ये पूरा कहने का मतलब ये बता रहा है आपसे, संविधान का भाग 1 में कहा गया है कि मैं जो भारत हूँ वो मैं 28 राज्यों का संघ हूँ। बाबू क्या चीज़, 28 राज्यों का लीडर हूँ। और मैं एक ऐसा लीडर हूँ कि मेरे अंडर में जितने राज्य शामिल हैं उन्हें इस भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए बाबू भारत को
यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है, लेकिन बाबू अमेरिका को फेडरेशन ऑफ द स्टेट कहा गया है, क्योंकि बाबू अमेरिका में राज्य को संधि शर्त के तहत शामिल किया गया है, संधि शर्त के तहत, और अमेरिका में राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार है, इसलिए अमेरिका फेडरेशन ऑफ द स्टेट है और बाबू भारत यूनियन ऑफ द स्टेट है। ध्यान रखिए, यहाँ पे संघ का 2 मीनिंग है। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। कर रहे हैं भारतीय संघ और राज्य के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है। बस ये क्वेश्चन 12th एग्जाम के बाद जब आप तैयारी करोगे कंपटीशन का, वहाँ क्वेश्चन बना हुए हैं, निम्नलिखित में से भारत राज्यों के संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाबू भारतीय संघ में जितने राज्य शामिल हैं उनके बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ये वाक्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इन योर 12th एग्जाम, आफ्टर 12th एग्जाम। ध्यान रखिएगा कि राज्यों का संघ का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि भारतीय संघ में जितने राज्य शामिल हैं उनके बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है। मतलब ये राज्य जो 28 राज्य हैं जो भारत में शामिल हुए हैं, ये बिना किसी संधि शर्त के हुए हैं, इसलिए हमारा बाबू भारत यूनियन ऑफ द स्टेट है। लेकिन अमेरिका में बाबू ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्य मतलब अमेरिका के राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार है, इसलिए बाबू अमेरिका फेडरेशन ऑफ द स्टेट है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। करें संविधान के भाग 1 में कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है बाबू, अर्थात इंग्लिश में बोले तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। ध्यान रखिएगा, यहाँ से बाबू 12th में बस एक क्वेश्चन बना हुआ है, भारत राज्यों का संघ है, इस बात का उल्लेख संविधान किस भाग में किया गया है? भाग 1 में किया गया है। बाकी हम जितने क्वेश्चन बता चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आफ्टर 12th एग्जाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका बन चुका है कि भारत राज्यों का संघ है, इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया? संविधान का भाग 1 में। कहाँ से कहाँ तक बाबू? तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक लगाकर। और हमारा बाबू भारत यूनियन ऑफ द स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ द स्टेट है, क्योंकि हमारे भारत के राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम यूनियन हैं। और बाबू अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका के राज्य केंद्र से संधि शर्त करके शामिल हुए हैं और उन्हें कभी भी राज्य से अलग होने का अधिकार है, इसलिए अमेरिका फेडरेशन ऑफ द स्टेट है। लेकिन हमारा भारत दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। समझ में आ गई बात, मेरी बात? फिर बता दे रहे हैं, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके 12th में बना हुआ है। पहला, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395। कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। और बाबू भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो बाबू भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, 1950 में भारत गणतंत्र हुआ था, इसलिए हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब बाबू संविधान का भाग 2 है, देख लेते हैं। हम पहले ही बोल दिए हैं आपको अपने आप पे लेना कि मैं एक भारत हूँ। तो आप सोचिए, जब आप एक भारत बन गए हैं तो आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? हम फिर बोल दिए हैं। अब संविधान का भाग 1 आप खुद पढ़ा दे, देख लो, इधर पढ़ लो। देखिए संविधान का भाग 1 में कहा गया है, संविधान का भाग 1 कहता है मैं भारत राज्यों का संघ हूँ, अर्थात मैं क्या हूँ? एक भारत हूँ। और जब आप एक भारत बन गए, बिना किसी संधि शर्त के राज्य को शामिल कर लिए, तो आपको नागरिकता मिलेगी। उस बात का उल्लेख कैसे आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, उस बात का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है। कर है मैं भारत हूँ तो मेरे नागरिक भी होंगे, और यह नागरिक मेरे द्वारा भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण करेंगे, इसकी चर्चा संविधान के भाग 2 में की गई है, जिसका वर्णन 5 से 11 में किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये बना हुआ है कि नागरिकता संबंधी संविधान में अनुच्छेदों की चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई है, तो 5 से 11 में, और संविधान का भाग 2 इस बात का उल्लेख करता है। करें इसके लिए क्या शर्त है? जिसका वर्णन, ये मरना नहीं है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 पॉइंट कहा गया है कैसे हम भारत के बाबू नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। करें एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो बाबू, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। मतलब सिंपल सी बात ये ले देखिए, ये अगर आप भारत के मूल निवासी हैं तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, या बाबू आपका जन्म भारत में हुआ हो तो भी आप यहाँ के निवासी हो सकते हैं, या आपके माता पिता में से किसी एक का बाबू जन्म यहाँ पे हुआ हो, बापू या माई में किसी एक का जन्म यहाँ पे हुआ हो, तो आपकी नागरिकता यहाँ मिल सकती है। या संविधान, भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को काबू क्या हुआ था, जब लागू हुआ था, तो 5 साल पहले से अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक कहला सकते हैं। ध्यान रखिएगा,
2 नंबर पॉइंट कर है नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर। देख लीजिए ये क्वेश्चन 12th में बन चुका है, ध्यान रखिए क्वेश्चन बनेगा, अब बनने की संभावना ज़्यादा है। नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1955 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। कर है नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। बाबू क्या क्या आधार है, तो कर है आधार क्या क्या है, कर है या तो आपका यहाँ पे जन्म हुआ हो, या आप यहाँ पे वंशानुगत हो, या आपका भारत में क्या हुआ हो, पंजीकरण हुआ हो, या प्रकृति एवं क्षेत्र समाविष्टि अर्थात किसी राज्य के थ्रू आप इस हमारे भारत देश में शामिल हो गए हो। बाबू इस आधार पर आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है और दी जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। मतलब संविधान का भाग 2 नागरिकता संबंधी विषय का उल्लेख करता है। इसमें कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो आपके पास ये आधार होने चाहिए और इन सभी आधारों पर भी आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। मतलब 12th के लिए बस एक ही क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम कब हुआ था, 1955 में पारित किया गया था। लेकिन आफ्टर 12th एग्जाम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बीपीएससी किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ साथ तैयारी भी करता हूँ, ध्यान रखना आप। इसलिए ये सारे टॉपिक आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए हम अभी आपसे बोले भी हैं जब आप भारत हैं और आप भारत बन चुके हैं तो आपको अगर नागरिकता मिल जाएगी तो आप ध्यान रखना आपके कुछ मौलिक अधिकार भी होंगे, हाँ या ना। मतलब ये सिंपल में हम ये बात बोल रहे हैं, अगर आप अभी हम पढ़े हैं संविधान का भाग 1 कहता है मैं भारत हूँ, हो गया, मेरे नागरिक होंगे तो उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी, संविधान का भाग 2। अब आप नागरिक बन गए तो आपके कुछ मौलिक अधिकार भी होंगे जो उस देश के संविधान द्वारा आपको प्राप्त किए जाएंगे। और बाबू इसी मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के भाग 3 से है। क्वेश्चन बन चुका है 12th में। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, भाग 3 में किया गया है। और क्या कहता है मौलिक अधिकार, आगे देखते हैं क्या कहता है मौलिक अधिकार, क्योंकि हम चाहते हैं ये वीडियो बहुत कम समय में पूरा हो जाए, इसलिए कुछ ज़्यादा ही हम तेज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टॉपिक छोड़ दे रहे हैं, नहीं, मौलिक अधिकार का एक अलग वीडियो बन के तैयार है, वो अपलोड हो जाएगा कल परसों में, ध्यान रखिए आप। करें संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकार कर है, मेरे नागरिकों के कुछ मूल अधिकार हैं जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में, क्वेश्चन बन चुका है, अनुच्छेद 12 से 35 बन चुका में किया गया है। संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा, देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 11-12 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th के लिए बस ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 12th एग्जाम ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है इस अधिकार को संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन बना हुआ 12th में, मौलिक अधिकार का उल्लेख किसमें, संविधान का भाग 3 में, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 में। कहाँ से लिया गया वो मौलिक अधिकार को, अमेरिका से। और क्यों कहते हैं संविधान का भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा, तो सुन लीजिए, अमेरिका के एक राजा होते हैं और उस राजा के द्वारा अपने मजदूरों को कुछ मौलिक अधिकार दिया जाता है और उस संदर्भ में उस मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया। और भारतीय संविधान में संविधान का भाग 3 उस देश के संविधान से लिया गया है, इसलिए संविधान के भाग 3 में भाग 3 को संविधान का बाबू क्या कहते हैं, तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ध्यान रखना है। यहाँ से 12th के लिए बस एक क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 में। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और आपको पता होना चाहिए अमेरिका की राजधानी कहाँ है बाबू, वाशिंगटन है। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। इससे पहले पेट्रोल पंप नहीं, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेट्रोल पंप वो ऐसे बोल दिया गया है। करें अब देखिए क्या होता है मौलिक अधिकार, हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर आप जिस देश में रहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, आप अलग अलग देश, लेकिन हम रहते हैं हमारे भारत में। अगर हम भारत में रहते हैं तो बाबू भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक जो हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं उन प्रत्येक नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक मौलिक अधिकार दिया गया है जैसे रहने घूमने फिरने का अधिकार, रहने और बसने का अधिकार, व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार, इसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। अर्थात जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण में जीवन जीने का अधिकार, इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। जो उस देश के संविधान द्वारा उस देश में निवास करने वाले बाबू नागरिकों को दिया जाता है, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। यहाँ कर है क्या होता है मौलिक अधिकार, कर है ऐसे अधिकार जो किसी देश के संविधान द्वारा उस देश में निवास करने वाले नागरिकों को प्रदान किया जाता है, जो देश की सीमाओं से बंधे होते हैं। बस यही वर्ड इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार कहलाता है, समझिए मेरी बात। लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड मिला है, जो उस देश की सीमाओं से बंधे होते हैं। बात सही बोले हैं, क्योंकि अगर आपको
अपने धर्म से संबंधित अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अब आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते हो जाके, समझने में आ रही बात, और चल जाओगे बिना किसी वजह के ससुराल अर्थात जेल, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसका जो देश की सीमाओं से बंधे हुए हैं और आप उसका उपयोग केवल भारत में ही कर सकते हैं। समझ गए, मेरी बात आ गई। इसलिए बाबू मौलिक अधिकार देश की सीमाओं से बंधा होता है, समझ में आ गया। अब सुनिए, अगर बात हो रही है मौलिक अधिकार की और बाबू मानव अधिकार की बात न हो, बाबू कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि मानव अधिकार मौलिक अधिकार मतलब एक दूसरे से अविभाज्य हैं। देखिए क्या होता है मानव अधिकार, और इससे बिहार पुलिस के फायरमैन का मेरा एग्जाम था, इससे क्वेश्चन एक बन चुका है। क्या बना हुआ, देखिए क्या होता है मौलिक अधिकार। कहते हैं ऐसे अधिकार जो एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते, मतलब एक मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होता है मानव अधिकार कहलाता है। और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन 12th में आ चुका है, आने की संभावना 110% है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, पूछ सकता है कि बाबू मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो मनाते हैं 10 दिसंबर को। यहाँ मेरा मेन पर्पस था इस संस्था को समझाना। इसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, देख लीजिए मेरी बात, इसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और यह एक विश्वव्यापी वैश्विक स्तर पे मानव अधिकार से संबंधित एक संस्था है जो मानव अधिकार से संबंधित है। ये क्वेश्चन एक बार बिहार पुलिस में आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मानव अधिकार से संबंधित बाबू, तो बाबू वो मानव अधिकार से संबंधित संस्था यह एमनेस्टी इंटरनेशनल है। और ये क्वेश्चन 11th और 12th में आ चुका है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। बाबू एमनेस्टी इस इंटरनेशनल का संबंध किससे है, तो इस एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, तो इस एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध बाबू किससे है, तो मानव अधिकार से है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में हमारे नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, वर्तमान में कुल कितने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, कर रहे हैं मूल संविधान में, क्या कर रहे हैं, एक मिनट, देखिए कर रहे हैं मूल संविधान में। देखिए जब बात हो रही हो मूल संविधान की, मतलब समझ जाना कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, मतलब एक कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 अर्थात रहने, पीने, घूमने, बोलने की आज़ादी, सभा संगठन बनाने की आज़ादी, समझ गए मेरी बात। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, अर्थात किसी भी जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उन बच्चों से आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका जय जयकार कर सकते हैं, 25 से 28। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 29 से 30, अर्थात ऐसे अल्पसंख्यक लोग जिनकी संख्या भारत में कम है, ऐसे अल्पसंख्यक लोग बाबू जिसकी संख्या भारत में कम है, उन्हें अपनी भाषा, अपनी नीति, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। उनसे छठा है संपत्ति का अधिकार, उनसे 31। बाबू सातवां है संवैधानिक उपचारों का उपबंध, अनुच्छेद 32। अब सुन लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो बाबू मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे, तो बाबू मूल संविधान में नागरिकों के कुल 7 मौलिक अधिकार थे। ये एग्जाम बन चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो बाबू वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार, ये जो बाबू आपका संपत्ति का अधिकार है, ये अब वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति रखना गैर कानूनी है। अगर आप छोला का दुकान किए हुए हैं और रखे हुए हैं पेटी में भर के 4 करोड़ रुपया घर में, तो कहीं ना कहीं इलीगल है। आप पैसे कहाँ से ला रहे हैं, आप गवर्नमेंट को आप दिखाइए, ठीक है ना, ब्लैक मनी तो नहीं है कहीं ना कहीं। इसलिए आय से अधिक संपत्ति रखना गैर कानूनी है। इसलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, क्या बोले अभी हम, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संविधान में किया गया संशोधन और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में, क्या बोले, संविधान के भाग 12 में, संविधान के इस भाग 12 में रख दिया गया
अनुच्छेद कहाँ से, तो 300 के ए में रख दिया गया। इस क्वेश्चन बना हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन आफ्टर 12th एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की क्या प्रकृति है। तो संविधान का भाग 12 इससे संबंधित है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान का भाग 3 हम बता रहे हैं आगे का। अनुच्छेद 300 का ए अब समझ, क्योंकि अब देख लो, अब आप सोचो संपत्ति का जो अभी वर्तमान में स्थिति अधिकार की वो अनुच्छेद 31 है, पहले 31 थी, अभी क्या है 300 का ए है, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान पहले इसकी क्या थी प्रकृति, संविधान का भाग 3 में, लेकिन अब क्या है, अब भाग 12 में है। समझ गए, ज़्यादा लोचा वाली बात हो रही हो तो आप वीडियो को ठीक है रोक कर देख सकते हैं। और आगे दिक्कत है इसी में हम जो अभी समझाएं उसको यहाँ देखिए क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन इन मौलिक अधिकारों में से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को इस सूची से हटा दिया गया। सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन पॉइंट बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो बाबू संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी सही देता है। सुन लो, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी याद हो चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर दोहराते हैं, दोहराएंगे, दोहराने की संभावना ज़्यादा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ज्योग्राफी, चाहे वो हिस्ट्री हो। 12th क्लास का क्वेश्चन बन गया है। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, 1978 में हुआ था। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है। कर है संपत्ति का अधिकार को इस सूची से हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार मान दिया गया। ये क्वेश्चन बना हुआ है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है और यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बाबू यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, संविधान का भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। 12 से 35 में मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था संपत्ति का अधिकार को हटाने के लिए। बाबू वर्तमान में यह संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह एक कौन अधिकार है, कानूनी अधिकार है। यही जगह आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए भाग 4, अब भाग 3 पढ़ चुके हैं। देखिए सुनिए मेरी बात, हम इसलिए इतना फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए, है कि नहीं बात, बिल्कुल सही बात है। चलिए संविधान के भाग 4 अब देखते हैं। आप सोचिए हम भारत को बना चुके हैं, नागरिकता ले चुके हैं, हमें मौलिक अधिकार मिल गया है, अब हमें राज्य मिलेगा और राज्य की कुछ ऐसी नीतियाँ होगी जिसके तहत हमारा क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। सुन लो मेरी बात, हम अभी बोले हैं अगर हम भारत बना चुके हैं, हम भारत के नागरिक हो चुके हैं, हमें नागरिकता मिल चुकी है, हमको जब मौलिक अधिकार मिल ही गया है तो हमको राज्य मिलेगा और उस राज्य के कुछ नीतियाँ होंगी जिसका मुख्य उद्देश्य होगा एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जहाँ बाबू लोगों का क्या हो, लोगों का कल्याण हो। और हम यही चाहते हैं कि हमें ऐसे राज्य मिले, हमें ऐसा राज्य चाहिए जहाँ हमारा कल्याण हो, ना कि हमारा शोषण हो। हम उस राज्य में चाहते हैं काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात DPSP। क्वेश्चन पूछ चुका है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया बाबू, तो बाबू राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। बाबू कहाँ से कहाँ तक और किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड हम पढ़ते हैं बाद में। देखिए कर रहे हैं संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया। समझ में आई बात, क्वेश्चन बन चुका है, 12th में बनेगा। भले ये चैप्टर पढ़ना है 11th में, तो सुन लो मेरी बात, क्योंकि अब 11th के सारे क्वेश्चन 12th में बनने शुरू हो चुके हैं और किसी भी कोचिंग में ये ऐसे पेपर नहीं पढ़ाया जाता है। सुन लो मेरी बात, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो किसी का भी 11th 12th का, समझ लो। करें संविधान के भाग 4, करें संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 1 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो भाग 4 में किया गया। अर्थात मेरे नागरिकों के लिए राज्य नीतियाँ बनाता है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन, संविधान में यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन। अब सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन पूछा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भाग 4 में किया गया है, ठीक है, मतलब इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक अनुच्छेद है। ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है और ये क्वेश्चन 12th में बन चुका है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या पर्पस होता है, क्या पर्पस है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को लाना, अर्थात S और P DPSP को लाना। कर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी बाबू राज्य की स्थापना करने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की, देखो मेरी बात, क्योंकि यहाँ बात क्या कर दिया, यहाँ कर रहे हैं
लोक कल्याणकारी राज्य, जहाँ लोगों का कल्याण हो, साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक जैसे लोकतंत्र की स्थापना हो। सोचो मेरी बात, मतलब बुनियादी संविधान का वो बुनियादी ढांचा वहाँ पे उस राज्य में स्थापित हो सके, हम ऐसे राज्य की कामना करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करना। क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। और बाबू एक बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में बना हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या अर्थ है। बाबू एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। समझ में आई बात तो समझ लीजिए। और संविधान के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ होते हैं, इनका नाम होता है ग्रीनविल ऑस्टिन। इन्होंने कहा कि यह क्या है, संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन बन चुका है आफ्टर 12th एग्जाम, ना कि 12th में। सुन लो, जो 12th में है बता दे रहे हैं, जो 12th के बाद है वो भी बता दे रहे हैं। किसने कहा था राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है, तो वो थे ग्रीनविल ऑस्टिन। अब सुन लो मेरी बात, अब आते हैं भाग 4 का ए। सुन लो, आप सोचो, जब आप भारत का आप बना दिए भारत, ले लिए नागरिकता, मिल गया मौलिक अधिकार, एक लोक कल्याणकारी आपको राज्य भी मिल गया, तो अब आपका बनेगा ड्यूटी, अब आपका बनेगा कर्तव्य कि जो आपको मौलिक अधिकार मिला है, जो राज्य कानून बनाएगा, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। और इसे ही बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। अर्थात अगर आप भारत के नागरिक बन चुके हैं, आप भारत बना चुके हैं, आपको मौलिक अधिकार मिल चुका है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो चुकी है, तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना हो, एक एकता और एक राष्ट्र की भावना हो। इसे ही कहते हैं मौलिक कर्तव्य। और बाबू मौलिक कर्तव्य को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। और बाबू मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 के ए में किया गया है। सुन लो, ये बात क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 का है। अब बाबू क्या होता है मौलिक कर्तव्य, आगे देखते हैं। अरे बावला, देखिए कर रहे संविधान का भाग 4 है क्या, तीरे बोलो, तेज न बोलो। देखिए कर रहे संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद 51 का ए में। और ये क्वेश्चन 12th में बन चुका है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद से है। तो बाबू मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 51 का ए में है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन आफ्टर 12th एग्जाम के लिए है। करे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 26 सालों के, सोचो 26 साल के बाद उपरांत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। सुन लो मेरी बात, एक तुमको बताते हैं कहानी ये है, ये घटना है 1975 का, जब 25 जून, सुन लो, जब 25 जून, क्या बोले, जब कहाँ गया, जब 25 जून 1975 को अब भारत में आपातकाल लागू होता है। सुन लो मेरी बात, सुन लो एक बार, सॉरी, जब 25 जून बाबू 1975 को भारत में आपातकाल लागू होता है, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और बाबू भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इनके द्वारा जो आपातकाल लागू किया गया, एक शाम की बात है, इस आपातकाल के द्वारा जिस कानून व्यवस्था को जनता के बीच लाया गया था, उस कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा दिया लोगों ने। लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। एक शाम का वक्त था, चाय पीने, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब इंदिरा गांधी को यह एहसास हुआ कि जब इन्हें एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है, तो ये उसका पालन नहीं कर रहे हैं, ये सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। तब इन्हें एहसास हुआ और इनको लगा कि अब हमें मौलिक कर्तव्य चाहिए, क्योंकि इनके भी कुछ मूल कर्तव्य होने चाहिए, ताकि ये इनके अंदर देशभक्ति की भावना हो, ये किसी भी कानून का तौहीन न करें। और उसी समय अब उस संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछा, सिर्फ ये पूछा हुआ है, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन ये बन चुका है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, 1976 में हुआ था। कोई दिक्कत आगे नीचे याद कर रहे हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन ये इसलिए पूछा हुआ है क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और कहा कि आप मौलिक कर्तव्य को संविधान में लाइए, क्योंकि अब जरूरी हो गया है कि ये जो छिछोरापंथी कर रहे हैं देश का नागरिक, इन्हें भी एहसास हो कि जब हम मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, हमारा संविधान मौलिक अधिकार दिया हुआ है, तो उस मौलिक अधिकार के तहत आप कानून व्यवस्था का उल्लंघन न कीजिए, आपके भी कुछ
कर्तव्य होने चाहिए और तब सरदार सिंह स्वर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में यह जोड़ा गया था। क्वेश्चन बन चुका है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, किस समिति के आधार पर? तो सरदार स्वर्ण समिति के आधार पर। अब वो क्या होता है मौलिक कर्तव्य देख लेते। कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति, सुन लो मेरी बात, भारत की एकता को बढ़ावा देना है ताकि नागरिक अपने नैतिक कर्तव्यों को जान सकें, न कि नैतिक कर्तव्य को तौहीन करें। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे इसको देखिए, यहाँ भी वही करें मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में बाबू शेयर कीजिए ताकि इसका अधिक से अधिक फ़ायदा आपको और आपके दोस्तों को मिल जाए। आपसे नम्र निवेदन यही विनती है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बाबू अगर यहाँ तक पहुँच पाते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कहिए कि पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो वरना कहीं ये से पर पढ़ लो। अब देखा क्या कहते हैं। कर संविधान का भाग 5। अब सुन लो, भारत बन गया, भारत में आपको नागरिकता मिल गई, मौलिक अधिकार मिल गया, मौलिक राज्य का आपको राज्य की नीतियाँ मिल गई, एक लोक कल्याणकारी राज्य मिल गया और आपको मौलिक कर्तव्य मिल गया। तो अब आपके लिए कुछ कानून बनाने वाली संस्था चाहिए, उसको बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक बनाएगा, ये लागू करता है, ये इसका जांच पड़ताल करता है। अर्थात संविधान के भाग 5 का संबंध बाबू विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, अर्थात इसको बोलते हैं पार्लियामेंट, संसद, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, अर्थात कार्यपालिका इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। मतलब इन तीनों की स्थापना की जाएगी, संसद, राष्ट्रपति और न्यायपालिका। समझ गए मेरी बात? करें मेरे नागरिकों के लिए केंद्र में विधायिका, देखिए बात करें केंद्र में, सुन लो, विधायिका, संसद, कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं न्यायपालिका की स्थापना की बात की जाएगी, जिसका उल्लेख संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 में किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा हुआ है कि संविधान के भाग 5 का संबंध किससे है? तो केंद्र में विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था से किया गया है। कर 1 नंबर पॉइंट, कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 में किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। विधायिका का वर्णन 79 से 130 में किया गया है। संसद वही कर रहा है। न्यायपालिका था सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 से 147 में किया गया है। अब जो बताएंगे वो इम्पोर्टेंट है कि संघ अथवा केंद्र, बात की है संघ बोले या केंद्र बोले, केंद्र की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में निहित होती है और नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ये क्वेश्चन बन चुका है, आप ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति और पीएम में कौन बड़ा? राष्ट्रपति बड़ा, लेकिन शक्तियों के प्रयोग में पीएम बड़ा। अर्थात इस तरह से राष्ट्रपति पूरे राष्ट्रपति भवन में एक रबड़ की गुड़िया है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है और नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में। क्वेश्चन बन चुका है, केंद्र की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके हाथों में निहित है? तो बाबू केंद्र की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में निहित है और नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में। करें केंद्र अथवा संघ का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन बना हुआ है केंद्र की कार्यपालिका केंद्र का संवैधानिक प्रमुख बाबू कौन होता है? बाबू केंद्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। करें संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, सबको पता है, उपराष्ट्रपति होता है, पीएम होता है, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी होते हैं, ये संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। और जब बात हो संसद की और लोकसभा राज्यसभा की बात न हो तो वह कतई बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा, आग लगा देंगे। आग सुन लो मेरी बात, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है मेंबरशिप। करें संघ की विधायिका में, मतलब केंद्र की जो संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दो ऐसे सदन हैं जो शामिल हैं। इसको बोलते हैं उच्च सदन अपर हाउस, इसको बोलते हैं लोअर हाउस अर्थात निम्न सदन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निम्न सदन और क्या लिख रहे हैं, और इसको बोलते हैं उच्च सदन। अब देख लो यहाँ से क्या क्वेश्चन बना हुआ है। करें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष। ये क्वेश्चन बन चुका है कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन बन चुका है कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष
राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। कर है भारत के संविधान में इस संसदीय व्यवस्था को, मतलब भारत का जो संविधान में जो ये लोकसभा है और राज्यसभा है, इस व्यवस्था को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आपको बताना चाहिए कि ब्रिटेन की बाबू वर्तमान में राजधानी कहाँ है, लंदन है वर्तमान में। इसके पीएम कौन है बाबू वर्तमान में, इसके पीएम है बोरिस जॉनसन। ये तो बुढ़ा गए हैं बेचारे, एक पत्नी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, मतलब हॉट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर अब आ रहा है भारत के संविधान में न्यायपालिका, क्या हो रहा है, न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से लिया गया है, तो वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून भारत शासन अधिनियम 1985 से लिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है आफ्टर 12th के लिए। अब देख लीजिए, फिर बता दे रहे हैं। अब आ रहा है संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 5, केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, और संविधान का भाग 6, राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, हाई कोर्ट की स्थापना की बात का उल्लेख किया गया है। समझ गए ना सारा। कर संविधान के भाग 6 में केंद्र की तरह राज्य में भी विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थापना का उल्लेख किया गया है। अर्थात सभी नागरिक राज्यों में निवास करते हैं और उनके लिए राज्यों में भी इसकी स्थापना की गई है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 में किया गया है। कर है कार्यपालिका का वर्णन 153 से 167 में किया गया है। अनुच्छेद विधायिका अर्थात विधानसभा और विधानमंडल, आपको अगर विधानसभा विधान परिषद पढ़ना हो आप 168 से 212 अनुच्छेद पढ़ लीजिए, संपन्न हो जाएगा, ओम नमः स्वाहा हो जाएगा। अगर आपको हाईकोर्ट पढ़ना है तो अनुच्छेद 214 से 231 पढ़ लीजिए, ये भी ओम नमः स्वाहा हो जाएगा। लेकिन यहाँ मेन पर्पस है समझाना ये, जैसे केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के अंदर जैसे केंद्र की कार्यपालिका में वास्तविक शक्ति पीएम के हाथ में होती है, ठीक वैसे ही राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। बाबू नाम मात्र की शक्ति राज्यपाल के हाथ में होती है। ये क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, बाबू वो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जैसे केंद्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा दिमाग तेज हो तो ये पढ़ लीजिए, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता और केंद्र में महान्यायवादी शामिल होते हैं। मतलब जैसे राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में पीएम, राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में विधानसभा विधान परिषद, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा। समझिए मेरी बात। आगे बढ़ते हैं। कर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे टॉपिक है, कर है राज्य के विधानमंडल में विधानसभा, समझ गए, विधान परिषद शामिल होते हैं और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र सीमा, मिनिमम उम्र सीमा, एज क्वालिफिकेशन, आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद का 30 वर्ष। सुन लो कैसे याद कर लेना आपको। जब भी बात करेगा विधानसभा और बात करेगा लोकसभा, सुन लो, जब भी बात करेगा विधानसभा अब बात करेगा लोकसभा, उम्र क्या चाहिए, 25 वर्ष। बात करेगा विधान परिषद और राज्यसभा। एक बात बताएं आपको, देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ भी सभा है, यहाँ भी सभा, समझ गए। सभा 25 वर्ष, अब विधान परिषद राज्यसभा 30 वर्ष। अब पढ़ते हैं संविधान का भाग 8। संविधान के भाग 8 में केंद्र का उल्लेख किया गया है। कह रहा है मेरे संघ राज्य क्षेत्र भी हैं, मतलब मेरे कुछ नहीं, लगभग नहीं, पूरे के पूरे 8। जैसे देख लीजिए, आप पढ़े होंगे कि भारत में कुल 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। पहला दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। ये दोनों को ऐड कर दिया गया। पहले 9 था, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, दोनों मिलकर एगो जुड़वा भाई हो गया, एगो भाई हो गया है। सब जुड़वा नहीं, जुड़वा तो 2 होता ना, गलती बात है। पौंडुचेरी, 8वां लद्दाख। और ये जो 8 के 8 ये जो केंद्रशासित प्रदेश हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। एक बार क्वेश्चन बना हुआ था बीपीएससी में, वर्तमान में कुल कितने राज्य और कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, तो कितना हुआ, 28 8 36, टोटल 36। ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो ये कर रहा है मेरे संघ राज्य क्षेत्र भी हैं जिनका शासन राष्ट्रपति करता है। इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 239 से 242 में किया गया है। इसके तहत केंद्रशासित प्रदेश व क्षेत्र हैं जो केंद्र के अधीन सीधे नियंत्रण में होते हैं, इसलिए ऐसे प्रदेश
को केंद्रशासित प्रदेश कहा जाता है। वर्तमान में इसकी संख्या 8 है। बस समझ गए मेरी बात। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है वर्तमान में कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं। 1 से शुरू हो रहा है, 8वें पर ख़त्म हो रहा है, तो कितने हो गए? 8 हो गए। समझ गए। अब आते हैं संविधान का भाग 9। ये तो सबका दादा है, समझ लीजिए मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। अब सुनो, यहाँ बात होगा पंचायत राज व्यवस्था का। ठीक है, हम कानून व्यवस्था को लाएंगे बिल्कुल धरती के निचले हिस्से पर, समाज में भी न्याय होता है। अब सुनेंगे पंचायत, पांचों पंच सुन लीजिए। कर रहे हैं राज्यों में नागरिकों के लिए पंचायतें, नगरपालिका एवं सहकारियाँ समितियां हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है, अथवा संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। बस हो तो गया, ले देखे साफ। क्वेश्चन बन गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान किस भाग में किया गया है, तो अब भाग 9 में किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन बन चुका है कि बलवंत राय में, देख लो इस चाचा का नाम बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो इस पंचायती राज व्यवस्था से है। क्वेश्चन बन चुका है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। क्वेश्चन बन चुका है संविधान के भाग 9 का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। और जब 73वां संविधान संशोधन बाबू 1992 में किया गया, तो अब उस समय संविधान में, रुक जाओ पहले मिटाते हैं, वाह, जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, तो उस समय संविधान में इस 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्वेश्चन बन चुका है 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया बाबू, तो वो थी 11वीं अनुसूची। और इसके तहत बाबू प्रत्येक गांव में एक पंचायती संस्था को 29 काम प्रदान किए गए हैं, जैसे नालियों की सफाई करना, कूड़े कचड़े उठाकर कहीं फेंकवा, मतलब अच्छे जगह, मतलब शहर गाँव से दूर, मतलब किसी अन्य जगह पे रखवा देना। समझ गए ना, ये इशारा हो, समझे। नाली सड़कें उड़के बनवाना, पक्की सड़कें करवाना, ठीक है ना, नाली उली साफ़ सफाई करना, नाले उले को बहुत साफ़ करना, यही बोलते हैं 29 काम। देख लो यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है संविधान के भाग 9 का संबंध किससे है, तो इस पंचायती राज व्यवस्था से है। इसका उल्लेख भाग 9 में किया गया है। क्वेश्चन बन चुका है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो इस पंचायती राज इस संस्था से है। ठीक है, इस 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो वो था 11वीं अनुसूची, जिसमें एक पंचायती राज संस्था को कुल 29 कार्य प्रदान किए गए थे। ये सुन लो, ये क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन जब समझ में आ गई बात तो आगे बढ़ते हैं। सुन लो, आप सोचो जब पंचायती राज व्यवस्था बन गया तो ये तो गांव के लिए था, तो शहरों के लिए क्या चाहिए? नगर पालिका। समझ गए। जब गांव के लिए पंचायत, तो नगर के लिए नगर निगम, नगर पालिका। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में नगर पालिकाओं का क्या किया गया? उल्लेख किया गया, नगर पालिकाओं की स्थापना की गई और नगर निगम प्रदान किया गया। और सबसे पहले नगर निगम की स्थापना, सुन लो, ये क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। और 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिकाओं से है, अर्थात नगर निगम से है, अर्थात एक शहरी निकाय से है। शहरी निकाय मतलब शहरों के लिए है। समझ गए? हो गया, बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया है कि देख लो फिर से की बोल रहे हैं। शहरी निकाय का संबंध इस 74वें संविधान संशोधन से है, नगर निगम का संबंध इससे है, नगर पालिकाओं का संबंध इसी से है। और सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। करें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा तहत संविधान में भाग 9 का ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? संविधान का भाग 9 का ए जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया, अर्थात शहरी निकाय का वर्णन किया गया। क्वेश्चन बन चुका है शहरी निकाय का संबंध किससे है, तो इस 74वें संविधान संशोधन से है। और शहरी निकाय का उल्लेख किस भाग में है? भाग 9 का ए में है। क्वेश्चन बन चुका है। इस चित्र में देख रहे हैं, इस चैनल को नाम है मेगा माइंड बाबू आर्ट्स क्लास। बाबू आप इसे
सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास जाए और आप इसको क्लिक करके सबसे पहले शेयर करें, तब देखें। समझ गए? मतलब उल्टा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, देख लीजिए। यहाँ पे आपको संपूर्ण आर्ट्स के विषय की तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल इजी वे में, धुआं करके। मेरा एक ही डायलॉग है, उड़ान भरनी हो तो वहीं पढ़ें जहाँ पूछने की आज़ादी हो। ध्यान रखिएगा, हम फिर बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हो। अगला है संविधान का भाग 10, कह रहा है गरीब नागरिकों के लिए अर्थात SC और ST, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद 244 में किया गया है। दूसरे राज्यों की तुलना में ऐसे क्षेत्र ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं, साथ ही साथ सामाजिक व आर्थिक रूप से ये पिछड़े होते हैं, जिनके उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रयास की आवश्यकता करती है। समझ गए? समझ में ना आया तो समझ लो, आदिवासियों का जीवन, और सरकार चाहती है कि ये सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं और इनके उत्थान के लिए एक अलग प्रयास किया जाए। इस बात का उल्लेख SC ST का उल्लेख, अनुसूचित और जनजाति का उल्लेख संविधान का भाग 9 में किया गया है, क्योंकि इनका कुछ विशेष क्षेत्र है, इनका कुछ अलग क्षेत्र है जिनका वर्णन अनुच्छेद 244 में किया गया है। अब पढ़ते हैं संविधान का भाग 11, कर है क्योंकि मैं सुन लो, अभी बता भी दिए हैं हम। संविधान का भाग 1 को यहाँ रिपीट कर रहा है, क्योंकि मैं कई राज्यों का संघ हूँ, इसलिए मेरे राज्य और केंद्र के बीच मेरे राज्यों के बीच अच्छा संबंध रहना चाहिए, अर्थात केंद्र और राज्य के संबंध का वर्णन। अरे समझो ना, पहली बात पढ़े ही नहीं थे तो भुला गए तुम। सुनो इधर, जब भी क्वेश्चन पूछेगा केंद्र और राज्य का संबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, किस भाग में किया गया है, तो बाबू वो भाग है संविधान का भाग 11। संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंध का वर्णन किया गया है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संविधान का अनुच्छेद 249 क्या लिख दिए हम, पगला गए। संविधान का अनुच्छेद 249 और इस संविधान का अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो अब वो अनुच्छेद है 249। ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन 12th एग्जाम में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े एग्जामों में भी आ चुके हैं। सेट प्रैक्टिस हम लोग बनाते हैं BPSC का, ऐसा उसमें क्वेश्चन देता है कि राज्यसभा के विषय पर संसद को किस अनुच्छेद के तहत कानून बनाने का अधिकार है, तो वह 249। अब पढ़ते हैं संविधान का भाग 14। अभी हाल फिलहाल में BPSC पेपर लीक हुआ था, समझ लो। मतलब राज्य और केंद्र में प्रशासनिक कार्य को करने के लिए राज्य में BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संस्था बनाई गई है, और केंद्र में UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की संस्था बनाई गई है। और अब इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 308 से 23 में किया गया है। कर है संविधान का भाग 14, कर है केंद्र एवं राज्य में प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग। सुन लो, मतलब समझो ना, केंद्र के लिए UPSC का उल्लेख किया गया है, कहाँ पे, भाग 14 में, और राज्य में यही काम करने के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC संस्था का बनी हुई है। इसका उल्लेख 308 से 309 में किया गया। बात खत्म। आप पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी नहीं है, पर इतना समझना ना, संविधान के भाग 14 में केंद्र में UPSC, राज्य में BPSC जैसी संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जिसका एक ही पर्पस है, प्रशासनिक अधिकारियों की बहाली करना, SDM, DM, DSP, IS, IPS की बहाली करना। आइए, करें संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य मेंबर होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अंकल करते हैं। समझ लो मेरी बात, मतलब संघ लोक सेवा आयोग UPSC में एक अध्यक्ष होते हैं, और एक उसके आयोग में UPSC जो एक संस्था है, उस संस्था में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, और एक अध्यक्ष, कुछ अन्य मेंबर होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य मेंबर होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अरे समझो ना, केंद्र की बात तो राष्ट्रपति चाचा आएंगे, राज्य की बात तो राज्यपाल आएंगे, हो गया। भाग 15, ये तो पूछता है 73 क्वेश्चन है, 73 ये का भाग है।
11th में इससे पूछता है 3 क्वेश्चन। ये कैसे पूछता है, यहाँ बात करेगा निर्वाचन आयोग चुनाव कराने वाली संस्था का उल्लेख कर रहे हैं। नागरिकों के लिए जो संसद, विधायिका अर्थात कार्यपालिका, फिर से बोल देते हैं समझाते एक बार भोजपुरी में, मतलब नागरिकों के लिए जो संसद बनाई गई है उसको चलाने के लिए व्यक्तियों को चुना जाता है, उसके लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। मतलब जो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो लोकसभा को चलाने के लिए जिन व्यक्तियों का एमएलए, एमपी, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है उनका चुनाव कराने के लिए बाबू क्या किया गया है, एक निर्वाचन आयोग एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। बस क्वेश्चन पूछा हुआ है निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग से संबंधित है, भाग 15 से। क्या पूछा हुआ है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, बनेगा, सुन लो मेरी बात। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है और संविधान के भाग 15 का संबंध, संविधान के भाग 15 में क्या किया गया है, तो बाबू संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और सुन लो, निर्वाचन आयोग का बाबू एक ही काम है, कौन सा काम है, निष्पक्ष, क्या बोले, निष्पक्ष, ठीक है ना, बिना किसी के पक्ष में हुए चुनाव को संपन्न कराना। और सुन लो आगे मेरी बात, करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को बाबू कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। समझ में ना आ रही बात, मतलब ये जो निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ अन्य मेंबर होते हैं और इस अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। पहला क्वेश्चन बना हुआ है निर्वाचन आयोग का संबंध किस भाग से है, भाग 15 से। किस अनुच्छेद से है, 324 में। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा, क्वेश्चन पूछा हुआ है निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, भाग 15 में किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी बना हुआ है संविधान के भाग 15 का संबंध किससे है, तब वो संविधान का भाग 15 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन क्या है, निर्वाचन इस आयोग से है और इस संस्था में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अध्यक्ष होता है, जो मेन मेंबर होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन बन चुका है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 24 जनवरी 1950 में किया गया था। सुन लो 2017 का एक पेपर है पॉलिटिकल साइंस का 12th का, और बाबू उस 12th के इस पॉलिटिकल साइंस का पेपर का पहला ही क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। इस 24 जनवरी को तो भूल जाओ, 24 को भूल जाओ क्योंकि नहीं पूछा हुआ है, आंसर दिया हुआ था जनवरी 1950 में। ये क्वेश्चन बन चुका है और उस समय इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। समझ गए मेरी बात। क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में आंसर दो तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, अगर है दम तो कमेंट करके दिखा दो। समझ गए मेरी बात। क्वेश्चन बन चुका है निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसके बाबू प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। अब आता है अनुच्छेद 17, 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, कर है, सॉरी 15-17 पढ़ने से पहले पढ़ेंगे 3rd नंबर पॉइंट, आखिर चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग का मेन काम क्या है, कर है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। मतलब जो कितने दल हैं, कितने नेशनल पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिशियन पार्टियां हैं, ठीक है, उनको कौन कौन चुनाव चिन्ह देना वो काम है। और साथ ही साथ चुनाव कराने का उसका मेन काम है। और एक और काम है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। यही तो पूछा हुआ है कि निर्वाचन आयोग का मुख्य काम क्या है, तो बाबू स्वच्छ एवं ठीक है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। अब देखते हैं संविधान का भाग 17, आप जानते होंगे हिंदी भाषा, कौन भाषा है, हिंदी भाषा। और बाबू ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है कि राजभाषा का संबंध संविधान के किस भाग से है। बाबू राजभाषा का संबंध संविधान का अनुच्छेद 17 से है। कह रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है, जिसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 343 से 51 में है। अब कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो सुन लो मेरी बात। क्वेश्चन पूछा हुआ है राजभाषा का संबंध संविधान के अनुच्छेद किससे है, तो 17 से है।
और राजभाषा का वर्णन संविधान के भाग 17 में किया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद 343 है। 343 ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछा जा चुका है और अच्छे एग्जामों में एसएससी ये सब बड़े बड़े एग्जामों में बीपीएससी में भी बिहार पुलिस में तक पेपर पूछा हुआ था कि राजभाषा का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो 17 से है, अनुच्छेद 343 से है। अब आते हैं पूरा पढ़ लेते हैं, नहीं थोड़ा आपको समझते कर है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है जिसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो बाबू सुन लो, राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और राजभाषा का संबंध संविधान के भाग 17 से है, अनुच्छेद 343 से है। अब आते हैं 18। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि पूछो कितना इंपॉर्टेंट है। करें अब सुनोगे आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल सुना है तो सुन लीजिए। मैं यहाँ पे करें संविधान का भाग 18 करें। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है जिसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 352 से लगाकर 360 में किया गया है। 352, 56 और 360 इंपॉर्टेंट है। कैसे सुन लो। अगर मान जाओ आपातकाल लागू करना हो किसी गवर्नमेंट को, अगर उसको ऐसा लगता है कि युद्ध हो गया हो, वायु युद्ध हो गया हो, बाहरी आक्रमण हो गया हो या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, क्या बोले हैं, अगर मोदी अंकल को आपातकाल लगाना हो, वो भी कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो, और यदि उनको ऐसा लगता हो कि किसी अन्य देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो और हमसे क्या हो गया हो, युद्ध हो रहा हो, वायु आक्रमण किसी की तरह हो गया हो, युद्ध होने की संभावना हो या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो इस कारण अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध बाबू किससे है, बाबू राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध 352 से। क्या चीज़, राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध 352 से है। आगे देखते हैं। अब सुन लो, कर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता के कारण, मतलब जैसे वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी जी के नाक में उंगली की हुई होती है। समझ में ये स्पष्ट तौर पे ये है, अगर केंद्र के अनुसार राज्य काम नहीं कर रहा है, अगर केंद्र की नीतियों को राज्य अपने राज्य में लागू नहीं कर रहा है, अगर केंद्र के संवैधानिक तंत्र के अनुसार राज्य नहीं चल रहा है, तो इसके कारण अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन बना हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध 352 से है, राष्ट्रपति शासन का संबंध 356 से है। और यदि भारत में अथवा उसके किसी क्षेत्र में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गया हो, जनता खतरे में है, मतलब सभी वित्तीय स्थिति क्या हो, अथवा प्रत्येक खतरे में हो, मतलब सभी लोग खतरे में नहीं हो, लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गया हो, दयनीय हो, तो उसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। 360 के तहत क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध 352 से है, राष्ट्रपति शासन का संबंध 356 से है और 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। टेस्ट में तीनों पेपर रहेगा, क्योंकि आज से 2 दिन बाद इसका टेस्ट यहाँ कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल तो 360। अब पढ़ते हैं संविधान का भाग 20। करें संविधान के भाग 20 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो बाबू संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख, संविधान में अगर कुछ नया चेंजिंग करना हो, कुछ बदलाव करना हो, कुछ संशोधन करना हो, उस बात का उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है। कर है संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद संबंधित है 368। क्वेश्चन पूछा हुआ है संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, संविधान संशोधन से है। सुन लो, क्वेश्चन पूछा हुआ है अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो संविधान संशोधन से है। और संविधान संशोधन का संबंध किससे है, भाग 20 से है, अनुच्छेद 368 से है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया बाबू दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ध्यान रखिएगा।
लास्ट में कुछ नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लास का नाम है मेगा माइंड आर्ट्स क्लास। इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए बाबू पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और बाबू वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाबू दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इतने मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। थोड़ा कर दीजिए ना, क्या दिक्कत हो गया। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और बोल दीजिए कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बिहार बोर्ड 11th 12th एंड कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सारे विषयों की तैयारी कराई जाती है इस वीडियो पे। अतः दोस्तों उसे आप यही बोलना, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, धुआं उड़ा दो। 2 दिन बाद हम अपलोड करेंगे इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बाबू जय हिंद, जय भारत।